CH16 ब्लडी साइको कही के, कौन हो तुम? अंधेरे कमरे में रोशनी हुई और थोड़ी देर में उस कमरे में बंधी हुई लड़की के सामने एक शख्स आ खड़ा हुआ, जिससे उस लड़की ने यही सवाल किया। वो लड़की देखने में यही कुछ 19 साल की रही होगी, कद 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा और बेहद सेंसिटिव स्किन, चेहरा परियों की तरह खूबसूरत, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मुरझाया हुआ लग रहा था। और उस लड़की के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि ASO यानी एकांश सिंह ओबरॉय का बायां हाथ अयान था। उनका चेहरा इस वक्त काफी गुस्से से भरा हुआ था। उसने नफरत भरी नजरों से उस मासूम सी दिखने वाली लड़की को घूरते हुए कहा, शरारत सिंघानिया, यही नाम है ना तुम्हारा? वो लड़की आंखें बड़ी करके अयान को घूरने लगी और पूरे हैरत से उसने अयान से सवाल किया, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? शरारत का सवाल पूछते ही आयन ने एकदम से उसके बाल पीछे से अपनी मुट्ठी में भरकर खींचते हुए और उसके चेहरे के बेहद करीब आते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, इतना सब कुछ सोचने का वक्त नहीं दूंगा तुम्हें मैं। मेरे बारे में सब इतना जान लो कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले तुम अपने बाप के मौत की वजह बनोगी। शरारत दर्द से कराहते हुए अंडस को, छोड़ो मुझे, पागल हो क्या बकवास किए जा रहे हो मेरे डैड के बारे में? ब्लडी साइको कही के, एक लड़की को बांधकर उसके साथ इस तरह का बिहेव करते शर्म नहीं आती तुमको? अयान शरारत को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए बोला, तुम मेरे लिए कोई लड़की नहीं, मेरे दुश्मन का गंदा अंश हो, जिसकी रगों में मेरे बाप के खूनी का खून दौड़ रहा है। शरारत अपने बालों के दर्द से आह भरते हुए बोली, अंडस को जो मुंह में आ रहा है बकते जा रहे हो। मेरे हाथ खोल दो एक बार, फिर तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये सुनकर अयान ने अपनी पकड़ शरारत के बालों पर और ज्यादा कस ली, जिससे शरारत को और ज्यादा दर्द होने लगा। ये देख अयान शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोला, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, और अभी तो तुम्हारे बाप को भी पकड़कर यहाँ लाना है, ताकि पूरा खानदान तुम्हारा एक ही कब्र में दफन हो जाए। तुम लोगों पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा मैं, तुम्हारे पूरे लालची खानदान को कल दर्दनाक मौत देने वाला हूँ मैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। शरारत सिंघानिया, आज पेट भर खाना खा लो, कल की सुबह बहुत दर्दनाक होने वाली है तुम्हारे लिए। कहकर आयान ने जोर के झटके से शरारत के बाल छोड़ दिए और हल्की सी ईवल स्माइल के साथ उसकी कैद में बंधी शरारत को देखकर सुकून की अनुभूति करने लगा। अयान कमरे से बाहर चला गया और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इधर शरारत कमरे में अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। शरारत दिल से काफी ज्यादा नर्म और डरपोक स्वभाव की थी। वो सिर्फ लोगों के आगे ही ऐसा बनकर दिखाती थी, मगर असल में उसकी सच्चाई कुछ और ही थी। इधर अनिका कॉलेज कैंटीन में बिन्नी और आरव के साथ चुपचाप बैठी हुई थी। तभी बिन्नी ने अनिका के हाथ पर हाथ रखा और उससे पूछा, अनिका तू ठीक तो है ना? अनिका ने बनावटी मुस्कान चेहरे पर लाकर बिन्नी को जवाब दिया, हाँ बिन्नी डार्लिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई थी, तो मैंने फोन करके अपने पहचान के गैराज वाले को वहाँ से स्कूटी उठाने को कह दिया है। तभी आरव बोला, अरे कोई ना जाने मन, वीर तो कॉलेज के बाद सीधा कोचिंग जाएगा, तू मेरे साथ घर चलना। वैसे तुम लोगों को पता है क्या, सुबह नोटिस बोर्ड पर नया नोटिस जारी हुआ है, कॉलेज एनिवर्सरी पर इस बार रोमांटिक डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। ये एक कॉन्टेस्ट होगा जिसमें कोई भी टीम बनाकर पार्टिसिपेट कर सकता है। अमेजिंग प्राइजेस है इस पर, मैं और अनिका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिन्नी तू अपना सोच ले। तभी अनिका हड़बड़ाते हुए बोली, ओह हेलो, वेट, किसने कहा मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ? मैं इन सब बकवास कॉन्टेस्ट को ज्वाइन नहीं करती, तू और बिन्नी कर ले जो करना है। तभी बिन्नी सड़ी हुई शक्ल बनाते हुए बोली, ईयू, तेरे इस लल्लू आशिक के साथ मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लूं? छी, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। तभी आरव झल्लाते हुए बिन्नी से बोला, अंडस को, अरे ओ सूरपंखा की नानी, तुझसे पूछा किसने, तू मेरे साथ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं? तू आकर 2000 बार भी मेरे पैर पकड़ती ना, तब भी मैं हाँ नहीं करता। मेरे जैसे हैंडसम लड़कों का भी कोई स्टेटस होता है। और फिर आराम अनिका को देखते हुए बोला, और तुझे किसने बोला मेरे साथ डांस करने के लिए मना करने को? मैं तुझसे पूछ नहीं रहा था, तुझे बता रहा था। तू मेरे साथ इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी तो करेगी।
वरना अंडरस्को। अनिका आरव को घूरते हुए बोली अंडरस्को वरना क्या। अनिका के ऐसे घूरने से आरव डर गया और उसने अपने बोलने का अंदाज बदलते हुए कहा अंडरस्को वरना नहीं तो मैं तेरे पैर पकड़ लूंगा यार, प्लीज मान जाना मेरी माँ। इस साल मेरा कॉलेज में आखिरी साल है, थोड़ी मौज मस्ती नहीं की तो क्या किया। अनिका आरव से अंडरस्को मेरा कोई मौज मस्ती करने का मन नहीं है, तुझे जो करना है कर। बिन्नी अनिका का मूड समझ गई और उसने अनिका को फोर्स करते हुए कहा प्लीज ना यार, हम कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, मौज मस्ती बहुत जरूरी है यहाँ, वरना जिंदगी भर गिल्ट रहेगा कि कुछ नहीं किया। हाँ बोल दे। अनिका अंडरस्को ओके बाबा ठीक है, और तूने क्या सोचा है, तू किसके साथ डांस करेगी, अगर तू ये सब नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करने वाली। अनिका ये सब बिन्नी से पूछ रही थी, तभी वहाँ अचानक से विवेक टपक गया और अनिका वीर और बिन्नी को देखते हुए बोला अंडरस्को अरे कोई हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो, कॉन्टेस्ट के लिए मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही। अनिका तो आरव के साथ रिजर्व हो ही गई है। हाँ मुझे बिन्नी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वीर इसके साथ डांस थोड़ी ना करने वाला है कि वो। हाँ बोल दे, क्या पता मेरे साथ टाइम स्पेंड करते करते तुझे मुझसे प्यार भी हो जाए। बिन्नी विवेक की ऐसी बातें सुनकर विवेक को गुस्से से घूर कर देखने लगी। वही अनिका बीच में बोल पड़ी, तुझे किसने कहा भाई बिन्नी के साथ परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं ले रहे। सुबह सुबह सस्ता नशा किया है क्या तूने, तू कोई और लड़की ढूंढ ले, मेरी बिन्नी मेरे भाई के साथ ही डांस करेगी। आरव अनिका की बात सुनकर उसे घूर घूर कर देखने लगा। वही विवेक अनिका को देखते हुए बोला अंडरस्को ठीक है ये भी देख लेंगे, मगर मुझे पता है तुम्हारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। और हाँ वीर के मना करने के बाद बेझिझक बिन्नी को मेरे पास भेज देना, सिर्फ आज का वक्त है तुम लोगों के पास। अनिका विवेक से पूरे एटीट्यूड में बोली, अपना वक्त अपने पास ही रख, बिन्नी को वक्त देने के लिए बहुत लोग हैं। विवेक इतनी खरी खोटी सुनकर वहाँ से पैर पटकते हुए चला गया। इधर आरव अनिका को मुंह खोलते हुए देख रहा था। उसने अब बोलना शुरू किया, अंडरस्को अनिका तुझे रियलाइज भी है तूने क्या बोल दिया, वीर के नाम पर तूने चैलेंज कर दिया, क्यों बिना बात बिन्नी की बेइज्जती कराने में लगी है तू, वो विवेक के साथ डांस कर लेती तो तुझे क्या। अनिका आरव से अंडरस्को शट अप आरव, मैंने जो कहा है वही होगा। इधर बिन्नी जो अनिका और आरव की बात गौर से सुन रही थी, वो बिल्कुल शॉक होकर बीच में बोली, आरव सही कह रहा है अनिका, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वीर मेरे साथ रोमांटिक डांस करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तभी अनिका ने गहरी सांस लेकर कहा, ये मेरा कमिटमेंट था, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, जो सोचा है वही होगा, अपने अपने रोमांटिक सॉन्ग सेलेक्ट कर लो। तभी आरव के फोन पर किसी का कॉल आया। आरव 2 मिनट कॉल पर काफी सीरियसली किसी से बात कर रहा था और उसके बाद कॉल कट करके वो बिल्कुल शांत बैठ गया। बिन्नी और अनिका आरव के ऐसे बिहेवियर को देखकर बिल्कुल शॉक थी। तभी बिन्नी ने आरव से पूछा, अंडरस्को क्या हुआ आरव, अब कौन सी बुरी खबर मिली तुझे। तभी एकदम से आरव मुस्कुरा पड़ा और उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे ऐसी खबर मिली है कि तुम लोग सुनकर पागल हो जाओगे, मुझे 6 महीने बाद मिलने वाला प्रमोशन आज ही मिल गया है। अपनी लाइफ की फर्स्ट हिट न्यूज दे दी है मैं न्यूज चैनल को। ये बात सुनकर अनिका और बिन्नी दोनों के चेहरे पर प्यारी प्यारी स्माइल आ गई। तभी आरव ने दोबारा बोलना शुरू किया, और पता है इसका पूरा क्रेडिट अनिका को जाता है, इसमें एकांश सिंह ओबरॉय की वीडियो बनाकर मुझे अपने न्यूज चैनल में देने को कहा था, मैंने सेम वैसा ही किया और साथ में कुछ लाइंस भी लिखी, जिससे हमारे चैनल की टीआरपी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और अब तो खुश होकर सीनियर ने मुझे प्रमोशन भी दे दी, अब मैं फाइनल एग्जाम के बाद जब चाहूँ फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। ये आरव और बिन्नी के चेहरे पर अभी वो बड़ी बड़ी स्माइल मौजूद थी, मगर एकांश सिंह ओबरॉय का नाम सुनकर अनिका के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसके दिमाग में वही सब रोमांटिक पल घूमने लगे। इधर ऑफिस से निकलते ही तुषार एक 7 स्टार होटल में जाकर बैठा हुआ था, जहां वो इस वक्त किसी का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुषार बार बार अपना कोट ठीक करता तो कभी होटल के हॉल में अपनी नजर घुमाता और फिर अपने फोन में लग गया। थोड़ी देर में तुषार के सामने एक लड़की आ खड़ी हुई, जिसने इस वक्त डार्क पिंक कलर की सिंपल सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
ये लड़की कोई और नहीं, चियाज कैफे के काउंटर पर काम करने वाली वही खूबसूरत लड़की थी। वो लड़की इस वक्त तुषार को बहुत गुस्से से देख रही थी। तुषार जो अपने फोन में किसी को मेल भेज रहा था, जब उसे लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है जो उसे ही देख रहा है, तो उसने अपनी नजर फोन से हटाकर सामने देखा और देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तुषार उस लड़की से अंडरस्को ही मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। वो खूबसूरत लड़की गुस्से में तुषार को अपने हाथ का एक छोटा सा लेटर दिखाते हुए बोली, ये सब क्या है? तुम आवारा कहीं के, देखने में तो अच्छे खासे लगते हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी ऐसी है। उस कैफे में मैं काम करती हूँ और किसी भी कस्टमर से मैं बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे इस तरीके से ट्रीट करे। आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत दर्ज करवा दूंगी। उस लड़की ने सीधा सीधा तुषार को पुलिस की धमकी दे दी, मगर तुषार के चेहरे से फिर भी वो स्माइल नहीं हटी। वो उस लड़की को काफी बारीकी से देख रहा था और फिर उसने टेबल पर अपने दोनों हाथ रखकर उस लड़की को और प्यारी स्माइल देते हुए कहा, हो गया तुम्हारा, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, पिछले 2 हफ्तों से तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हो, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हफ्ता हम एक दूसरे को डेट कर ले। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की पूरे अचंभे के साथ तुषार से बोली, अंडरस्को, ओ हेलो, आर यू क्रेजी? बोलने से पहले कुछ सोच भी रहे हो तुम? तुषार, अंडरस्को, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर नहीं कहा तुमसे तो जिंदगी भर दिमाग में ये गिल्ट रहेगा कि अपनी पसंद की लड़की से मैंने अपने दिल की बात नहीं कही। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। खुद को जानने के लिए मैं तुम्हें रिटेन में अपना बायोडेटा दे सकता हूँ, पढ़कर बता देना लड़का अच्छा है या नहीं। वो लड़की तुषार की ये सब बातें सुनकर तुषार को गौर से देखने लगी और अपने सर पर हाथ रखकर बोली, माय गॉड, इतने दिनों से तुम्हें देख रही थी मैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम पागल हो पागल, ऐसे कोई किसी अनजान लड़की से इस तरीके से बात करता है क्या? मेरा नाम तक पता है तुम्हें? तुषार, अंडरस्को, तुम्हारा नाम पता करना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में तुम्हारे मुंह से जानना चाहता था। अब जब मैंने अपने दिल की बात तुमसे कही दी है, तो तुम भी अपना नाम मुझे बता ही दो। लड़की को तुषार की बातें भले ही अजीब लग रही थी, मगर अब उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई, जो धीरे धीरे बड़ी होती गई। तभी लड़की ने तुषार से सीधे सीधे पूछा, तुम चाहते क्या हो? तुषार, अंडरस्को, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपना नाम बताओ। लड़की, अंडरस्को, रिया श्रीवास्तव नाम है मेरा। नाम जानकर खुशी तो मिल गई होगी तुम्हें, अब अपना भी नाम बता दो। तुषार ने जवाब दिया, अंडरस्को, माई सेल्फ तुषार अग्निहोत्री। तो बात इंट्रोडक्शन तक तो पहुंच ही गई है, और तुमने मुझे बताया कि तुम भी बहुत दिनों से मुझे देख रही थी, यानी कि हम दोनों इतने भी अनजान नहीं हैं कि साथ में बैठकर कॉफी तक ना पी सके। तो चलो बैठो, कॉफी पीते हैं। तभी रिया ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, ओके बैठ जाती हूँ, लेकिन तुम मुझे स्टूपिड लड़की मत समझना। हाँ, मैं तुमसे पटने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर काफी हैंडसम दिखते हो, और अब तो मुझे पता भी चल गया है कि तुम मुझ पर लट्टू हो, तो इतनी जल्दी मैं तुम्हें हाथ से निकलने नहीं दूंगी। तुषार ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिया से कहा, अंडरस्को, तो फिर अपने घर का एड्रेस दो, आज शाम को ही हमारी फर्स्ट डेट पर चलते हैं, मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। रिया, अंडरस्को, तुम तो बड़े फास्ट निकले यार, वैसे मैं पीजी में रहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और थोड़ी सी बातों के साथ दोनों का गेट टुगेदर खत्म हो गया। शाम को तुषार उसे पीजी पर पिक करने आएगा, इतना कहकर वहां से निकल गया। तभी रिया, जो तुषार से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, उसने अपने फोन में किसी को मैसेज किया, काम हो गया, अगला प्लान बताओ। इधर शरारत कई सारी कोशिशों करते करते कुर्सी से अपना हाथ खोलने में कामयाब हो गई। उसने जल्दी से अपने पैर की रस्सियां भी खोली और कमरे से बाहर निकलने के तिगड़म ढूंढने लगी। दरवाजा बाहर से बंद था। शरारत ने किसी तरह बंद खिड़की के शीशे निकालना शुरू कर दिया। इन सभी उसे तकरीबन आधा घंटा लग गया और अब आखिरी शीशा वह निकालने ही वाली थी, तभी शीशे का एक धारदार अंश उसकी उंगली से छू गया, जिसकी वजह से अचानक से शरारत के हाथ से ब्लड निकलने लगा। हमारी राजू से 19 साल की शरारत देखने में ही काफी ज्यादा सेंसिटिव सी थी।
अचानक से ऐसे लगने की वजह से शरारत की आह निकली और उसने अपने हाथ से बहता हुआ खून रोकने के लिए पास ही पड़ी नैपकिन को अपने हाथ में लपेट लिया और फिर से पूरी सावधानी से खिड़की का अगला शीशा भी उसने खोल दिया। लेकिन नीचे देखते ही शरारत को चक्कर आने लगे। फिर भी किसी तरह शरारत नहीं हिम्मत करके बेडशीट के चादर खिड़की में बांधी और चादर को नीचे लटकाते हुए उस बेडशीट से लटककर अब खिड़की और नीचे जमीन के बीच की आधी दूरी पर आ गई। नीचे पूरा गार्डन था, हरी जमीन थी। शरारत बीच में इस वक्त लटकी हुई थी, तभी उसने हिम्मत करके बेडशीट छोड़कर नीचे जमीन पर छलांग लगा दी। वो गार्डन जैसी दिखने वाली जमीन पर गिर पड़ी। इस बीच शरारत के घुटने पर हल्की सी चोट भी आई, मगर फिर भी उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की। तभी उसे अपने सामने से आती किसी शख्स की परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर शरारत अचानक से घबरा गई। सामने आया था जो सीधे चलकर गुस्से से शरारत को देखते हुए उसके करीब आ रहा था। शरारत भी अब उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके गाल पर एक जोर का चाटा पड़ा, जिससे वह दोबारा से जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह बेड पर पड़ी हुई है। शरारत पूरी तेजी से बेड पर से उठी, तभी उसने सामने काउच पर बैठे अयान को देखा जो अपने पैर पर पैर चढ़ा है। इस वक्त शरारत को ही गुस्से से देख रहा था। शरारत अयान को देखते हुए बोली, अंडिस्को, कौन हो तुम? मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते? तुम मुझे ऐसे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, कहकर शरारत दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी अयान एक झटके में काउच पर से उठा और दरवाजे की तरफ जा रही शरारत का हाथ पकड़कर उसने कसकर अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से शरारत अयान के सीने से टकरा गई। शरारत अचानक से ऐसा करने से बिल्कुल घबरा गई। वही अयान गुस्से से शरारत को देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें अपनी जान से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, या फिर तुमने मेरी बातों को मजाक में ले लिया है। जब तक तुम यहाँ हो तुम्हारी जिंदगी है, और यहाँ भी तुम्हारी जिंदगी 2 दिनों की ही है। बस तुम्हारे बाप को एक और जख्म देना है और उसके बाद उसकी मौत। फिक्र मत करो, तुम्हें जिंदा रखकर मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, जल्दी मर जाओगी तुम। अयान की बात सुनकर शरारत को जितना डर लग रहा था उतना गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसने अयान के सीने पर जोर से हाथ मारकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, बदतमीज कहीं के, मेरे डैड के बारे में बोलो तुम, तुम्हारी ये औकात नहीं है, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। आज के बाद कभी भी ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। शरारत की ये बात सुनकर गुस्से से बौखलाया हुआ अयान और ज्यादा पागल हो गया और उसने शरारत को नफरत भरी नजरों से देखते हुए उसका हाथ फिर से पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी तरफ करते हुए अनायास ही उसने दूसरे हाथ से शरारत की गर्दन पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। शरारत जिसे अभी अभी ये महसूस हुआ था, उसने आंखें फाड़कर अपने बिल्कुल करीब अयान के चेहरे को देखा, जिसके होंठ बिल्कुल शरारत के होंठ से चिपके हुए थे। शरारत कुछ और सोचती, इससे पहले ही अयान ने शरारत के होंठ को रूडली किस करना शुरू कर दिया। अनटाइटल्ड चैप्टर। अयान के शरारत के हाथ को अचानक से खींचकर अपने से सटा लेने की वजह से शरारत को एकदम से गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अयान को बुरा भला कह दिया, जो कि किसी के भी मन में आता अगर उसके साथ ऐसा होता तो। और शरारत की बातें सुनकर अयान का गुस्सा परवान चढ़ने लगा। उसने फिर से अपने से दूर हुई शरारत का हाथ पकड़ अपने सीने से उसे चिपकाते हुए उसकी गर्दन दूसरे हाथ से पकड़कर अपने होंठ शरारत के होंठ से जोड़ लिए। शरारत ये सब समझ ही नहीं थी और उसने एकदम से अपने बिल्कुल करीब अयान के चेहरे को आंखें फाड़ कर देख उसे महसूस हुआ कि अब उसके होंठ अयान के होठों से बिल्कुल चिपक चुके हैं। वो कुछ और सोचती और करने की कोशिश करती, इससे पहले ही अयान ने शरारत के होठों को रूडली किस करना शुरू कर दिया। अयान का हाथ शरारत के गर्दन और कमर पर बिल्कुल जम चुका था। शरारत पूरी कोशिश करते हुए अयान से छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर वो हिल तक नहीं पा रही थी। अयान शरारत के ऊपर हावी हो चुका था, वही उसकी किस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। अयान शरारत को हट करने के लिए ही उसे किस कर रहा था। उसने शरारत होठों को अपने दांतों से अब बिल्कुल जकड़ लिया और उसके सुर्ख गुलाबी नेचुरल होठों को अयान बड़ी ही बेरहमी से चबाने लगा, जिससे तड़पते हुए शरारत की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो अयान की गिरफ्त में कसमस आने लगी। अयान जो शरारत की बॉडी से बिल्कुल चिपका हुआ था, शरारत की कोशिशों को देख उसका पारा और ज्यादा हाई हो रहा था। उसने अब शरारत को और ज्यादा रूडली किस करते हुए उसे हट करना शुरू कर दिया।
अब जब अपने हाथों का इस्तेमाल करके अयान को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, तब उसने अपने कदम पूरी हिम्मत के साथ पीछे करते हुए खुद को अयान से दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो 2-3 कदम पीछे बढ़ा भी चुकी थी। मगर अयान उसके कदमों से कदम मिलाकर उसे पकड़ते हुए उसे दीवार तक ले गया, मगर उसने शरारत के होठ नहीं छोड़े। और अब शरारत पूरी कोशिश के साथ जब पीछे मुड़ी तो दीवार ने उसे रोक, और अब शरारत की पीठ अयान के हाथ के साथ दीवार से चिपक गए, और अयान अपने काम में अब भी बना हुआ था। दीवार और अयान के बीच शरारत बिल्कुल तड़पती हुई फंसी गई थी, और अब लगभग 20 मिनट होने को आ गए थे। शरारत को सांस लेने में अब बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, मगर अयान का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। न जाने वो से कौन सी दुश्मनी निभा रहा था, इतना रूड किस करके उसके साथ। अब शरारत बेहोश होने की कगार पर आ गई थी, और धीरे धीरे अयान के गिरफ्त में खुद को ढीला छोड़े जा रही थी, क्योंकि अब उसमें इतनी जान ही नहीं बची थी कि वो अयान से और मुकाबला कर सके। 2 मिनट बाद अचानक से शरारत बेहोश हो गई, और अयान जिसने शरारत के बेहोश होते ही उसके होठों को छोड़ दिया और गुस्से से उसके बेजान चेहरे को देखते हुए बोला, औकात तो तुम दोनों बाप बेटी की मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कल तुम्हारे बाप को वो जख्म दूंगा जिसके बाद वो खुद अपनी जान ले लेगा। अयान ने एक हाथ से शरारत को छोड़ दिया और दूसरे हाथ से उसे थोड़ा संभालते हुए डेविल स्माइल चेहरे पर ले आया। उसने इस वक्त सिर्फ शरारत की कमर पकड़ रखी थी, वही शरारत अयान के एक हाथ में झूल गई थी। उसके होंठ इस वक्त सुर्ख लाल पड़ चुके थे, साथ ही उनसे होठों से खून भी बह रहा था, जिसे देखने के बाद भी अयान को ना ही खुद पर शर्म आई और ना ही कोई गिल्ट फील हुआ। उसने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए शरारत को बेड पर झटके से धक्का दे दिया। शरारत बेजान होकर बेड पर अब यूं ही पड़ी थी, और अयान सीधा कमरे से बाहर निकल गया। इधर एकांश ऑफिस से घर आ चुका था। फ्रेश होकर शॉवर लेकर वो अपने कमरे में आया, और उसने घर के सर्वेंट से कमरे में ही खाना मंगवा लिया। थोड़ी देर में घर की मेड, जो कि लगभग 35 साल की एक औरत थी, खाने की ट्रॉली लेकर कमरे के बाहर खड़ी हो, सर आपका खाना अंडरस्को। एकांश ने उसे खाना अंदर रखकर चले जाने का इशारा किया। खाना खाकर एकांश ने सर्वेंट को ट्रॉली ले जाने को कहा, और वो दोबारा आकर ट्रॉली ले गई। एकांश फिर से कुछ फाइल चेक करने लगा, मगर उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी नजर आ रही थी। फिर भी एकांश फाइल में ही डूबा हुआ था। तभी अचानक से एकांश ने अपने हाथ की फाइल गुस्से से कमरे में उछाल दी, और बेचैन भाव के साथ उसने अपने हाथ बेड के दोनों किनारे पर अचानक से रखकर बिस्तर पर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, और परेशान होते हुए खुद से ही बातें करते बोला, वो सब कुछ मेरे दिमाग में क्यों दौड़ रहा है? क्या किसी लड़की के साथ फिजिकल होना किसी के दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि किसी भी काम में मन ना लगे? वो जो कुछ भी हुआ था मुझे भूल जाना चाहिए। आई एम दी असो। ऐसा क्या है उस लड़की में जो मुझे बार बार उस लड़की की तलब लगती है? एकांश बेड पर से उठकर कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास चला गया। एकांश का घर बहुत बड़ा और बहुत आलीशान था। घर के बाहर का नजारा देखते ही बनता था। खुली हवा एकांश के शर्टलेस बॉडी को छू रही थी, और एकांश एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बिना पलक झपकाए बस अनिका के बारे में ही सोच रहा था। शायद तुम मेरी नाइटमेयर बनने के लायक हो स्वेट हार्ट। इतने सालों में कोई भी लड़की मेरे करीब आए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ एक रात बिताकर भी मैं तुम्हें दोबारा छूना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी सांसों में घुलने का मन कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक पल भी तुमसे और दूर रहा तो पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा। जो भी हो, एएसओ की नजर जिस चीज पर पड़ जाती है वो सिर्फ उसी की होती है। जल्द ही तुम्हारी हर रात मेरे साथ रंगीन होगी स्वीट हार्ट। जस्ट वेट एंड वॉच। इधर तुषार पूरे वक्त पर रिया के पीजी के बाहर पहुंच गया। रिया जो वहां बिल्कुल तैयार खड़ी थी, उसे देख गाड़ी में बैठा तुषार अपना खुला मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा था। रिया इस वक्त ब्राउन कलर के बैकलेस वन पीस ड्रेस में थी। ड्रेस काफी ज्यादा जालीदार थी और रिया के जिस्म से काफी ज्यादा चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के काफी ज्यादा पार्ट्स जाली में से बाहर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रिया के चेहरे पर बिल्कुल न्यूड मेकअप था, जिसमें वो इस वक्त काफी ज्यादा ग्लैमरस लुक दे रही थी, और साथ ही उसके होठों पर हल्का ब्राउन लिपस्टिक जो उसके होठों पर बिल्कुल चॉकलेट की तरह दिख रहा था। रिया को इतने गॉर्जियस लुक में देखकर
तुषार की आंखें बंद होते नहीं हो रही थी। तभी रिया हाई हील्स के साथ कैटवॉक करते हुए अयान के गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई और गाड़ी के शीशे पर हाथ मारते हुए बोली, ओह हेलो अंडरस्को, मुझे लेने आए हो या ऊपर से नीचे तक ताड़ कर भाग जाओगे? एटलीस्ट इतनी खूबसूरत लड़की के लिए खुद से निकलकर गाड़ी का दरवाजा तो खोलो। खूबसूरत लड़की पसंद कर ली लेकिन उसकी कदर करना बिल्कुल नहीं सीखा तुमने। तुषार जो इस वक्त ब्राउन डेनिम जैकेट और ब्लू डेनिम जीन्स में था, अचानक से गाड़ी के आगे वाले शीशे पर रिया के हाथ मारने से उसका ध्यान भटका और उसने तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकलकर रिया को दोबारा घूरना शुरू कर दिया। रिया शक की नजरों से तुषार को देखते हुए बोली, अंडरस्को, वैसे मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं मैंने तुम्हारे साथ डेट के लिए हाँ बोलकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल तो नहीं कर दी? तुषार ने रिया की बात सुनकर तुरंत ही उसे घूरना बंद कर दिया और अपना सिर झटकते हुए उससे बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा तुम्हें लेकर कोई गलत इंटेंशन नहीं है। वो तुम बहुत ज्यादा गॉर्जस रही हो तो मेरी तुमसे नजर नहीं हट रही थी, लेकिन तुम गलत मत समझो। तुम कहो तो मैं आज के पूरे डेट पर तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखूंगा। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम मेरे साथ रहो। तुषार की बात पर रिया ने भाई चढ़ाते हुए तुषार से कहा, फिर क्या फायदा जब इतना हैंडसम लड़का मेरी तरफ नहीं देखेगा तो? इससे अच्छा तो घर में जाकर कीर्तन कर लेती हूँ। तुम्हें लेकर मैंने बहुत रोमांटिक प्लान्स बनाए थे, सबका अचार डाल दूंगी। तभी तुषार रिया की बातें सुनकर बोला, अंडरस्को, तुम तो मुझसे भी ज्यादा फास्ट निकली यार। तुमने रोमांटिक प्लान्स बनाए जबकि तुम्हारी ये फर्स्ट डेट है। रिया, अंडरस्को, नहीं, यह मेरी फर्स्ट डेट नहीं है। तुमसे पहले भी मैं 3 लड़कों को डेट कर चुकी हूँ, सारे के सारे लल्लू चप्पू थे। आधे रास्ते में ही इरिटेट कर दिया था सालू ने, तो ड्राइविंग सीट पर मैं बैठी और तीनों को यही खंडाला के भयानक जंगलों के बीच छोड़ आई। क्यों, अच्छा किया ना? तुषार हंसते हुए बोला, अंडरस्को, तुम तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो। मेरे जैसे लड़के का जाने क्या ही होगा। रिया, अंडरस्को, अब कहीं घुमाने लेकर भी चलोगे या फिर मेरे पीजी के सामने ही पूरी रात गुजारने का प्लान है तुम्हारा? तुषार, अंडरस्को, अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा था कि किसी होटल में चलते हैं। तभी रिया ने आंखें बड़ी करके तुषार को देखते हुए कहा, अंडरस्को, तो तुम सच में मेरे साथ? तुषार, अंडरस्को, अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हम सिर्फ वहाँ डिनर करने चलेंगे और फिर वापस तुम्हारे पीजी आ जाएंगे। रिया, अंडरस्को, नो वेज, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहीं तुमने पानी में कुछ मिलाकर मुझे दे दिया और मैं नशे में तुम्हारे साथ बहक गई तो? ना बाबा ना, एक काम करो, यही थोड़ी 5 किलोमीटर दूरी पर मुंबई का सुनसान हाईवे पड़ता है, वहाँ चलते हैं। मस्त बियर पियेंगे और खुली हवा में एक एंजॉय करते हुए एक दूसरे को जान लेंगे। तुषार को रिया का ये प्लान थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, जहाँ तुम्हारा मन करे वही चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही रिया ने तुषार से कह दिया कि वो रास्ते में बियर की बोतल खरीद ले। आधे रास्ते में ही रिया बियर की 2 बोतल खत्म कर चुकी थी। तुषार जो अपनी फर्स्ट डेट इतनी खूबसूरत लड़की के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था, उसकी बैंड तब बज गई जब रिया ने बीच सड़क पर सड़क गाड़ी से बाहर जानबूझकर दूसरी गाड़ी के ऊपर बियर की बोतल फेंक दी। दूसरी गाड़ी वाले का तो शीशा आधा चटक ही गया, साथ में उसने गालियां देना भी शुरू कर दिया। इधर रिया ने जानबूझकर दूसरी बोतल भी उसी गाड़ी पर दे मारी। ये देख तुषार रिया को रोकने की कोशिश भी कर रहा था, मगर गाड़ी संभालने की वजह से बात उसके हाथ से निकल गई। रात का वक्त था और तुषार किसी बॉडीगार्ड को भी साथ लेकर नहीं आया था, और साथ में कितनी खूबसूरत लड़की, उसने कोई मुसीबत मोल लेने से बेहतर गाड़ी तेज रफ्तार से भगाना ही ठीक समझा। इधर रिया अपनी धुन में मस्त पीछे की गाड़ियों को देखकर तुषार से बोलने लगी, अंडरस्को, अरे इतने भोले क्यों बन रहे हो? पहली मीटिंग में तो बड़े डिंगे हाँक रहे थे, मुझे लगा तुम बेफिक्र और बिल्कुल मस्त रहने वाले लड़के हो, मगर यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है। चलो अब जल्दी से मेरे बताए हुए जगह पर मुझे पहुँचाओ। वो जगह मेरी फेवरेट है क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं। थोड़ी देर में तुषार ने बिल्कुल बीच हाईवे पर गाड़ी रोक दी जो बिल्कुल सुनसान थी। यही वह जगह थी जहाँ रिया ने उसे आने को कहा था। यहाँ आते ही रिया बियर की बोतल हाथ में लिए पूरी मस्ती के साथ गाड़ी से बाहर निकली
साथ में उसने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर दिया और म्यूजिक पर थिरकने लगी। गाना था आज रात का सीन बना ले। रिया तुषार के साथ कुछ बड़ा करने के लिए उसकी लाइफ में आई है। सो कहानी बस नाच गाने और रोमांस तक ही नहीं रहने वाली और एकांश और अनिका को तो कल मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टोरी उन्हीं की लव स्टोरी पर है।